हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में जैसे हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत की, जो भी गुलाम वंश से लेकर के स्टार्ट हुई थी, सभी वंशों के बारे में। तो अब खिलजी वंश पढ़ने के बाद आज हम लोगों को पढ़ना है तुगलक वंश। हाँ, तुगलक वंश जो कि खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर शासन करता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक वंश था, इसका उदय कैसे होता है, इसकी स्थापना कौन करता है। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में एक तुर्क भारतीय मूल का राजवंश था, जिसने सन 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। कब से कब तक? 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। अब गियासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। तो इस वंश का संस्थापक किसको कहा गया? गियासुद्दीन तुगलक को, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गियास उद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। इस वंश में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे योग शासक थे। आगे देखेंगे इनके द्वारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट कार्य किए गए हैं। तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक वंश का अंत कर दिया था। तो 1398, जैसा कि हमने देखा, 1398 में तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। कौन आक्रमण करता है दिल्ली पर? तैमूर लंग करता है। तो चलिए, ये जो गाजी मलिक है, गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक कहिए, ये खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करता है। और टोटल इसमें 9 शासकों ने राज किया है, 9 शासकों ने शासन किया है, जिनका विवरण हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक 25 से लेकर के 51 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 88 तक। अब इसके बाद मोहम्मद खान 88 1389 से 90। तो इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमें देखना है, देखिए यहाँ से, इसने 25 से लेकर के 51 तक यहाँ शासन किया। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हो गया 26 साल। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फिरोज शाह करता है। फिरोज शाह टोटल कितने? 37 ईयर्स शासन करता है फिरोज शाह तुगलक जो होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक है। आगे देखेंगे, बात करेंगे। तो फिर आगे देखेंगे तो सबसे लास्ट जो शासक होता है तुगलक वंश का, वो कौन होता है? नसीरुद्दीन महमूद जो होता है वो लास्ट शासक होता है तुगलक वंश का। अब आगे देखेंगे, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में देखेंगे। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां गाजी मलिक द्वारा मारा गया था, ये बात हमको पता है। और गजनी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम पर सिंहासन पर आसीन हुआ। मतलब जो गियासुद्दीन तुगलक था, इसका नाम गाजी मलिक था, और ये गाजी मलिक के नाम से नहीं बल्कि गियासुद्दीन तुगलक के नाम पर सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए आगे चल कर के, गियासुद्दीन तुगलक एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसका बेटा उलुग खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली। तो इनके बाद गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां भी होता है या फिर उलुग खां भी कहते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या चीज़ें, वो जो इनका टेन्योर था 5 साल का, इसमें उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो देखिए ये करते क्या हैं, अलाउद्दीन के खाद कानून को फिर से लागू कर देते हैं। अलाउद्दीन के खाद कानून को फिर से लागू कर देते हैं। खाद कानून मतलब जो भी सारी चीज़ें खान पान से रिलेटेड थी, राशन अनाज वगैरह पर जो भी कानून था, वही उनको फिर से ही उसी तरीके से लागू रखे रहते हैं। सुदूर प्रांतों में विद्रोहियों से मजबूती से निपटने और शांति व्यवस्था कायम। अब ये अपने जो भी राजत्व सिद्धांत है इनका, उसमें बड़े ही सख्त थे। अब देखिए ये विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैयार थे, और विद्रोहियों से लड़ने के लिए हमेशा ही तत्पर थे, और पूरी तैयारी करने के लिए पूरा सुदृढ़ संकल्प किया। और सबसे ज़रूरी कार्य जो इनका था, डाक प्रणाली को बेहतर व्यवस्थित किया। डाक प्रणाली
संदेश ले आना ले जाना, ये सब सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से इन्होंने उपलब्ध कराई और कृषि को प्रोत्साहित किया। खेती बाड़ी को भी इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। लोग खेती बाड़ी करने में रुझान दिखाने लगे। अब फिर आगे देखेंगे, गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र जो होता है जौना, जौना खां, जिसको उलुग खां के नाम से भी जानते थे, वो आगे चल कर के जब गद्दी संभालता है तो इसके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करेंगे हम लोग। तो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक ये शासन करता है। अब देखिए, गियासुद्दीन गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र राजकुमार जौना ने 1325 में 1325 में गद्दी संभाली। कब संभाली गद्दी इसने? 1325 में गद्दी संभाली। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार के प्रयास किए। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं, जिसके लिए वह विशेषकर बहस का मुद्दा बन गया। मतलब इसकी जो 5 परियोजनाएं थी, ये ध्यान में रख लीजिए आप लोग कौन कौन सी थी। दोबा में कराधान, पूंजी का स्थानांतरण, टोकन मुद्रा का परिचय, प्रस्तावित खुरासान अभियान। अब देखिए, फिर था कारचील अभियान, जो एक और इम्पॉर्टेंट था, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन देख लीजिए, कारचील का अभियान। अब देखिए उनकी 5 परियोजनाएं उनके साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह का कारण बनी। उनके अंतिम दिन विद्रोहियों से संघर्ष में गुजरे। अंतिम दिन इनके लड़ते हुए ही बीतते हैं, संघर्ष में गुजरते हैं। 1335 में क्या होता है, मदुराई स्वतंत्र होता है, जलालुद्दीन एहसान शाह। अब देखिए 1336 में क्या होता है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का वारंगल स्वतंत्र हुआ। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, सभी राज्य जो हैं धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर ले रहे हैं खुद को। अब 1341 से 47 के बीच में सदा अमीर और बहमाड़ी की स्थापना विद्रोह हसन गंगू कौन करता है, हसन गंगू करता है। अब उनका तुर्की के एक गुलाम तद ही के खिलाफ सिंध में प्रचार करते समय ठट्टा में निधन हो गया। ठट्टा में निधन हो जाता है, क्या करते वक्त, वो सिंध में प्रचार कर रहे होते हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन गद्दी पे आएगा देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका चचेरा भाई जो होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक का कौन होता है, चचेरा भाई होता है। चचेरा भाई होता है, ये बात ध्यान रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, चचेरा भाई होता है। और देखिए फिर उसके बाद इसमें इसके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट किए गए कार्य कौन कौन से थे देख लेंगे जल्दी से। दीवाने खैरात, दीवाने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये विभाग था, मदद करने के लिए। फिर इसने शुरू की दीवाने बुंदगन, ये एक गुलामों का विभाग था जिसमें गुलामों की सारी सिस्टम्स से रिलेटेड सारी सुविधाएं थी, क्या करना है गुलामों के साथ, किसको ख़रीदना है, किसको बेचना है, क्या सब, यही सब सारी चीज़ें। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक का जो इम्पोर्टेंट कार्य यहाँ देखिए, यमुना से हिसार नगर तक सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण? नहर का निर्माण। अब सतलज से घग्गर तक और घाघर से फिरोजाबाद तक करवाते हैं नहर का निर्माण। मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा के झांसी तक ये क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। किसका? नहर का। 4 नए शहर बसाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन से। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना करते हैं। कितने सिटियों की, कितने शहरों की? 4। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार की स्थापना करते हैं। अब देखिए इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो ये जो तुगलक वंश होता है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मालवा और सार्की राज्य सल्तनत से अलग हो गए। अब फिर 1399 में क्या होता है, तैमूर आक्रमण करता है। एक तुर्क ने तुगलक वंश की अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 1398 पर भारत पर आक्रमण किया। उनकी सेना ने निर्दयतापूर्वक दिल्ली को लूट लिया। तैमूर
और मध्य एशिया लौट गया और पंजाब पर शासन करने के लिए एक प्रत्याशी को छोड़ गया। इस प्रकार तुगलक वंश का अंत हुआ। तो ये पढ़ लीजिए, तैमूर लंग जो होता है वो 1398-99 में क्या करता है, अटैक करता है और यहीं से तुगलक वंश खत्म हो जाता है। अब तुगलक वंश के पतन के कारणों के बारे में थोड़ी बात करेंगे तो देखेंगे कि जो कुछ कारण हैं, जैसे एक प्रकार से जमे हुए और सैन्य सरकार जिस पर लोगों का भरोसा नहीं था। ये जो सैन्य सरकार जिस पर लोग भरोसा कम करते थे, पहला कारण ये दिल्ली के सुल्तानों का पतन। दिल्ली के सुल्तानों का पतन, ये उनकी स्कीम्स के द्वारा जो नाकाम रहते थे, जो भी स्कीम्स लगाते थे, योजनाएं, उन पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं किया जाता था, तो ये इसका मेन रीज़न रहा होगा। उत्तराधिकार की लड़ाई, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं था। अब उत्तराधिकार के लिए लोग आपस में लड़ते मरते थे, कटते थे। अगर इसका कोई एक बढ़िया सा कानून होता तो फिर शायद ये सत्ता के लिए, शासन के लिए इतना ज़्यादा खून ना बहता। नोबेल्स का लालच, जो भी उलेमा होते थे, जो भी नोबेल्स होते थे, वे लालची थे, सिर्फ अपना जेब भरने के लिए राज्य के बारे में नहीं सोचते थे, ना ही शासक के बारे में। त्रुटिपूर्ण सैन्य संगठन, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य संगठन पर ध्यान दिया था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं था वैसा। अब देखिए, साम्राज्य की विशालता और संचार में कमजोर साधन। अब साम्राज्य तो बड़ा होता जा रहा था दिन ब दिन, लेकिन साधनों के, संसाधनों की जो भी पूर्ति थी वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। वित्तीय अस्थिरता, फिरोज तुगलक के समय मुगलों गुलामों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई, जिसका राजकोष पर अतिरिक्त बोझ था। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा बोझ। तैमूर का आक्रमण मेन कारण होता है इसके पतन का, तुगलक वंश के पतन का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ तुगलक डायनेस्टी जो है वो यहाँ पेशावर से लेकर के और यहाँ मदुराई तक, यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितने में तुगलक डायनेस्टी थी। अब इसके बाद देखेंगे जो तुगलक बाद फोर्ट था, जो नई सिटी थी, वो कुछ इस तरह आज भी खंडहर इसका दिखता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए और तैयार करिए अपना टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।